तो हम लोग अगला लेक्चर कर रहे हैं अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है। ठीक है, और कैसे कैसे एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, और किस किस की थ्योरी थी और कैसे क्लासिफिकेशन तक हम पहुँचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, यहाँ तक वहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हमारा फर्दर टास्क जो है वो है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स और उनसे निकलने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें जंप करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हर ब्लॉक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं कि हम उस ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, बट ये नहीं हमने यहाँ करना है कि हम उस ब्लॉक के बारे में, जैसे एस पी डी एफ के बारे में हम लोग अभी थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेने वाले हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि उस ब्लॉक के बारे में पूरा इन डेप्थ जाके हम लोग समय वेस्टेज करने लग गए। क्योंकि क्या होगा ना कि यहाँ पे समय वेस्टेज करने से अच्छा है हम लोग अपने जो और कंसेप्ट हैं इसमें, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उससे रिलेटेड एक्सेप्शंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो, और उसके बाद जो है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, और डायगोनल रिलेशंस हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे रादर देन कि हम लोग क्या करें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि वो सब तो हमने इन डेप्थ पढ़ना ही है। देखो एस ब्लॉक के चैप्टर आएगा, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप रहेगा, वो आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा। उस चैप्टर के, उसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको हम उस जगह पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं अपना एस ब्लॉक का। ठीक है, तो एस ब्लॉक जो है आपका, एस ब्लॉक का जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल अगर आप देखते हो तो कुछ ऐसा होता है। एस ब्लॉक हो गया, ये आपका यहाँ पर डी ब्लॉक होता है, ये आपका हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस कम रहेगी तो मैंने इसको थोड़ा कम बनाया है, बट इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पी ब्लॉक हो जाता है, ये आपका एस ब्लॉक हो जाता है, और नीचे आपका आ जाता है एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक कहाँ से निकल के आता है, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड से निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ तरह एक जनरल स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का। तो अब हम लोग थोड़ा सा एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक में सबसे पहले देखो क्या होता है, एलिमेंट्स की बात करूँ तो मैं पहले ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ठीक है, एस ब्लॉक होता क्या है मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको भी पता है और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि एस ब्लॉक्स आर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ऑर्बिटल में एंटर होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। एक इसकी खासियत है कि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, तो सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक सारा मेटल्स के लिए ही जाना जाता है, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली हमें क्या मिलेगा, मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ कि एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स का ट्रिक वगैरह बहुत सारी आप लोगों ने कहीं 10 जगह देखी होगी, मैं भी अपनी एक सिंपल सी बता दे रहा हूँ। बट ट्रिक्स में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो करें, बट बेसिकली बेसिक फंडा ये होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो ग्रुप 1 का याद किया वो मैंने हाइड्रोजन को कंसीडर करते हुए किया है, जो मेरे पास ट्रिक है। तो आप देख लो कि इसमें होता है सबसे पहले हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव का बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं, मतलब कि इन डेप्थ उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव चीज़ की बात करते नहीं। तो फ्रेंडशिप आपको होता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए, रादर देन इसके अलावा कुछ उसको पढ़ना कहीं नहीं है। और हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में आता है, बट एल्कली मेटल नहीं होता, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रुप 1 में आता है, रख देते हैं उसे, उसका जो है पोजीशन जो है वो अभी क्लैरिफाई नहीं है इवन के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, बट उसको रख हम लोग जरूर देते हैं ग्रुप 1 में। उसके बाद ग्रुप 2 में आ जाता है आपका बियर महंगी करके सरकार, एस आर आता है, बहुत रोई। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स रहेंगे आपके रेडियो एक्टिव, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दूँ, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका NS2, NS1 और NS2। ठीक है, इसके लिए आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS1, इसके लिए आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2। ये क्या होते हैं, आपके एल्कली मेटल होते हैं, दीज आर एल्कली मेटल वाइल दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जैसे कि अब देखो, अब हमें क्या पता लगाना है ग्रुप और पीरियड के बारे में, तो NS1 रहेगा,
तो ये S का 1 देखेंगे, ये क्या आपको बता देगा, ग्रुप बता देगा। NS2 रहेगा, ये आपको ग्रुप बता देगा, ग्रुप 2। और ये जो N है, N क्या होता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या बता देगा, आपका पीरियड बता देगा। जैसे कि लेट सपोज मैं अगर सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, लिथियम सेकंड पीरियड और सोडियम थर्ड पीरियड। बट अगर मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन से आपको कह दूँ कि आप बताओ कि वो कौन से पीरियड में आता है, तो N11 होता है। उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स दैट सोडियम इज इन थर्ड पीरियड। तो ऐसे ही आप हर एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो, ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ये क्लियर हुई। अब उसके बाद हम लोग क्या बात कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जस्ट टू सेव द टाइम मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे आपका एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है दीज आर मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, एक्सट्रीमली लेफ्ट होते हैं पीरियड के, है ना, एक्सट्रीमली लेफ्ट होते हैं इन द पीरियड। तो इनका जो होता है साइज़ जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, जबकि साइज़ लार्जेस्ट होता है, और जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है जो वो बहुत लो होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई जादूगर वगैरह होते हैं, जैसे कोई झूठे बाबा बहू अभी आजकल बथेरे होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे कुछ आपको कुछ भी ऐसे हाथ में लेते हैं और फूंक मारते हैं और आग ऐसे जला देते हैं और डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो कोई नहीं पढ़ा लिखा आदमी है वो सोच लेता है कि बहुत बड़ा जादू हो गया। बट कई बार वो होता है ना, हमने हमने कहीं पढ़ा है कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये वो चीज़ें होती है ना, ये बहुत तेज आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है। जैसे कि अगर आप ऐसे हल्का सा भी उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या होगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, तुरंत बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या होता है, दीज एलिमेंट्स आर मेटल, दीज आर मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद आता है these have they have low melting, they have low ionization enthalpy। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ionization energy is inversely proportional to size। तो इनका अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज होता है, सबसे बड़ा साइज होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि एक आउटर मोस्ट शेल से किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इन्फिनिटी पे फेंकना, ठीक है। तो इन अ गैसियस स्टेट उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इससे क्या पता चलता है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमें क्या कन्वे करता है कि इसमें इन एस इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, मतलब केटायन बनाना बहुत आसान है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। ये फीचर्स इसको बहुत चीज़ें प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर आप अगला देखो, अगला तो नहीं, इससे अगले से अगला, दे इम्पार्ट कलर व्हेन हीटेड। तो हर चीज़ें जो है वो, हर चीज़ जो है वो इम्पार्ट नहीं करती कलर। अब क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी लूजली बॉन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेरी लूजली बॉन्ड है। हमने जैसे बंसन बर्नर पे हमने अगर आपने एक्सपेरिमेंट कभी किया होगा तो आपको पता होगा, बंसन बर्नर पे लैब्स वगैरह में भी अवेलेबल होते हैं, तो उस पर हम अगर हीट अप करते हैं तो हल्की सी हीट प्रोवाइड करने पे जैसे आपका सोडियम जो है वो येलो कलर एमिट करता है, ठीक है। क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का वो वेरी लूजली बॉन्ड होता है, जैसे ही आपने हल्की सी हीट प्रोवाइड की तो वो एनर्जी को अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और फिर जब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर या इनिशियल स्टेट पे आता है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को इमिट करता है, जिसकी वजह से हमें कलर ऑब्जर्व होता है। तो इसमें कलर को ऑब्जर्व बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, इन एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद दे फॉर्म मेनली आयनिक कंपाउंड। जो एस ब्लॉक होते हैं वो मेनली आयनिक कंपाउंड बनाते, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है, दैट, ठीक है। बट लिथियम और बेरिलियम यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज टू साइज रेशियो, क्या होता है, सोडियम जो है वो इतना बड़ा है लेट्स सपोज, और लिथियम जो है वो इतना बड़ा है, बट चार्ज दोनों पे सेम है, तो चार्ज टू साइज रेशियो लिथियम पे ज़्यादा होगा, है ना। एक ये इसका एनामलस बिहेवियर होता है, का कॉज होता है, और दूसरा होता है आपका स्मॉल साइज। लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप में दोनों में ही क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म भी कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी एस ग्रुप का एलिमेंट, एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, कोई भी बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, वो सिर्फ मेटल मेटल है तो मेटलिक मेटेलिक बॉन्ड ही फॉर्म, आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। उसके बाद दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद की क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे की क्या करे, रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो हो गया जो दूसरे की क्या करे, ऑक्सीडेशन करे। मतलब क्या हो गया, अगर लेट सपोज कि सोडियम है तो खुद की क्या करे वो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट वन से क्या चला जाए, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाए,
Na पॉजिटिव बन जाए तो ये उसी चीज़ से क्लियर हो गया, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी से, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब दे एस ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम लोग अगले ब्लॉक पे आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो है मैंने आपका पी ब्लॉक का, जस्ट टू सेव द टाइम मैंने क्या किया, पहले ही लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार लिखते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपके पास अगला आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, पी ब्लॉक में। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल क्लियर है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द पी ब्लॉक। ठीक है, ये चीज़ पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये इस चीज़ संबंध है पी ब्लॉक की। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम इसके लेके चलते हैं NS2 NP1 to 6। ठीक है, NS2 फिक्स है, NP1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, 6 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपका ग्रुप आ जाता है 13, ग्रुप आ जाता है 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो अगर मैं इसका ले लूँ तो इसका होता है ग्रुप 13 का होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स इन थाईलैंड, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन थाईलैंड। अगला होता है चांसी जी सोनी परिभी, ये बेकार सा थोड़ा है, पता नहीं कहाँ से मुझे याद हो गया, बट याद कर लेना इसको। ठीक है, चांसी जी सोनी परिभी। ठीक है, टीन हो गया, लेड है। ठीक है, अ, ठीक है, बाकी इतने ऑड नहीं है, ये थोड़ा सा ऑड था। ठीक है, ये न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ये हो गया। उसके बाद ये आ जाता है उससे टेपो, जो कि हमारा फेवरेट काम है। ठीक है, उससे टेपो पेपरों में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब उसके बाद आपका बेसिकली ये वाला जो है, ये रिया चक्रवर्ती वाला चल रहा है, क्या कह रहा हूँ, फेस CBI एट होम। होम वाला हमने लिया नहीं है, देखो यहाँ पर हमने कोई भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है ना वो लिए नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो है पीरियड का हमने लिया नहीं है, सारे जो है वो छठे पीरियड तक है, 6 पीरियड तक है। ठीक है, और ये आपका हो गया, क्या हो गया, रिया चक्रवर्ती वाला। फेस CBI एट होम होता है। ठीक है, वो छोड़ दो। उसके बाद आपका आ जाता है 18 ग्रुप, क्या है आपका, नोबल गैसेज है। तो नोबल गैसेस के लिए आपके पास, मेरे पास शॉर्ट फॉर्म ये है कि हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। ये भी बॉलीवुड वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। सबके जो है हमने पी ब्लॉक के शॉर्ट फॉर्म देख लिए। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये ग्रुप जो है ना ये बहुत डाइवर्स है, डाइवर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको मेटल मिलेगा, यहाँ आपको नॉन मेटल मिलेगा, यहाँ आपको मेटलॉइड भी मिलेगा। मतलब मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा, और उन दोनों के बीच के बिहेवियर जो शो करता है, आपने पढ़ा होगा ना, Al2O3 जो है वो कैसे बिहेव करता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। तो इसमें मेटलॉइड मिलने की भी कंडीशंस रहती हैं, जैसे गैलियम वगैरह है। ठीक है, गैलियम आएगा यहाँ पर, है ना, ये सब मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि कौन से हैं, बट इन डेप्थ मैं वही बता रहा हूँ, अभी भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो है हमने हर ब्लॉक का हल्का हल्का आइडिया ले लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसका लिख देता हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए पी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, तो अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाएं, तो पहला आपके पास है कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, जो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। अगला पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटिवली हाई, बिकॉज क्या होता है, वाइल यू मूव अलोंग द पीरियड ना, वाइल यू मूव अलोंग द पीरियड, तो साइज ऑफ द एटम्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। सो व्हेन द साइज डिक्रीजेस द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। तो ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटिवली हाई। रिलेटिवली बात कर रहे हैं, मतलब अब जो सारी कंपैरिजन अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना, तो जैसे अब पर्टिकुलर जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे, तो एस ब्लॉक में क्या होगा, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बीच में कंपैरिजन होगा। फिर आगे पढ़ोगे, पी ब्लॉक पढ़ोगे, तो वहाँ 13, 14, 15, 16 आपस आपस में रिलेटिव, मतलब रिलेटिव बात होगी कि भैया इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब रिलेटिव बात होगी, तो ये रिलेटिव बात यहाँ जो हो रही है, ये बात हो रही है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। तो क्या कह रहा है, एनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू, आप लिख सकते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद मोस्टली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मोस्टली फॉर्म्स देखो, आयनिक बॉन्ड वही फॉर्म करेंगे ना जो या तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, बट दीज एलिमेंट्स आर
इंटरमीडिएट। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्टली, कार्बन की बात करो तो इतना अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी वाला कार्बन भी यहाँ पाया जाता है। ऑक्सीजन देखो बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। HCl जो है इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन है, तो देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे जो इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या शो कर रहे हैं, मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। नीचे जाते जाओगे डाउन द ग्रुप, तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाती है तो थोड़े से मेटेलिक कंपाउंड भी ये लोग बना देते हैं, ठीक है। बट मोस्टली अगर बात करो तो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड की जगह यहाँ क्या बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपको -3 ऑक्सीडेशन शो करता भी नजर आएगा और कभी कभी +5 ऑक्सीडेशन शो भी करता आएगा। तो यहाँ जो एलिमेंट्स है ना वो अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पी ब्लॉक को आगे जाके इन डेप्थ पढ़ोगे तो नीचे जाते वक्त आप पढ़ोगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जहाँ ये इसका +5 था, लास्ट में जाके न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, बिस्मिथ का +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी, तो वहाँ भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो इतना डेप्थ तक जाना दैट इज आई थिंक सफिशिएंट, मोर देन दैट अभी यहाँ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वाई यू मूव अलॉन्ग द पीरियड ना, वाई यू मूव अलॉन्ग द पीरियड, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन बिहेवियर जो था वो आपको पता है एकदम लेफ्ट में जो थे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या शो कर रहे थे, रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहे थे। तो यहाँ भी जब पी ब्लॉक शुरू होगा ना 13th ग्रुप से, तो थोड़े थोड़े रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो 13th ग्रुप के एलिमेंट काम करेंगे। फिर आप जंप करोगे 14th ग्रुप पे, फिर 15 पे, तो उस मूवमेंट के दौरान क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की वो कम होती जाएगी और क्या बनती जाएगी, ऑक्सीडेशन एजेंट की प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि पी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन देखकर ग्रुप और पीरियड का कैसे पता लगा है। तो मैंने कहा NS2 NP126 रहेगा। अगर आपको पता लगाना है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए कुछ नहीं करना, इसको देखना है क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया। इसके अलावा अगर आपको पीरियड देखना है तो पीरियड में जो भी नंबर दिया है, पी के ऊपर जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 1 दिया है तो उसमें क्या करना है, 12 ऐड कर देना है। 2 दिया है तो उसमें 12 ऐड करना है, वो आपको क्या दे देगा, पीरियड, ओ सॉरी ग्रुप दे देगा। मैंने आपको, देखो मैंने उल्टा बता दिया, यहाँ आपका बताएगा, ये आपका बताएगा पीरियड, एन जो है लास्ट वाला बताएगा वो क्या बताएगा, पीरियड बताएगा। और पी में जो भी नंबर होगा उसमें अगर हम लोग 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ग्रुप बता देगा। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें रटने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिंपल अपने दिमाग में इमेजिनेशन जब तक क्लियर है ना तब तक किसी चीज़ की रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है ना, आप शॉर्ट ट्रिक्स करते हो है ना, जैसे कि मैं भी फिजिक्स वगैरह में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स करता था, याद नहीं होती थी, तो टेंशन होती थी कि सर तो बता रहे हैं, मैम तो बता रही है, शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं रही। तो देखो क्या है, एक तो है शॉर्ट ट्रिक्स याद करने का तरीका कि उस क्वेश्चन पे या उस टॉपिक पे 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लो तो वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो याद हो जाती है। दूसरा चीज़ है उस कंसेप्ट को समझ लो, वो मैम ने फॉर्मूला बनाया, आप खुद भी 2-3 बार फॉर्मूला बना के देख लो, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर कर देती है चीज़ें रादर देन की रट्टे मारने से, क्योंकि रट्टे में ना बंदा कन्फ्यूज होता है। पेपर इतना वास्ट है, बोर्ड भी तैयार करना है, फिर कॉम्पिटिटिव पार्ट भी करना है, 4 बार रिवीजन करनी है, 2-2 बार जेई मेंस देना है, एक बार नीट देना है, तो चीज़ें कई बार अप डाउन हो जाती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना है पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर। ये आपका एस ब्लॉक है, इसमें 2 ग्रुप हैं। बीच में आपका आता है डी ब्लॉक, उसमें आ जाते हैं आपके पास 10 ग्रुप। तो ऑब्वियसली यहाँ 1 2 तो बीच में 10 हो गए, तो जब यहाँ शुरू होगा तो 1 2 10 12, तो शुरू कहाँ से होगा, 13वें ग्रुप से होगा, ठीक है। तो ग्रुप रटने का तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपने दिमाग में रखना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो है वो लिख दिया आपके आगे, क्या n-1 D1 to 10 on NS2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ में जंप करने से पहले अपने दिमाग में स्ट्रक्चर को क्लियर रखो। एस ब्लॉक है, मैंने आपको बताया, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, यहाँ एफ ब्लॉक है। यहाँ देखो पहला पीरियड होता है जिसमें हाइड्रोजन आ जाता है, दूसरा आता है लिथियम, अगला आता है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद जब यहाँ पोटेशियम शुरू होता है ना, तो पोटेशियम के आगे वाले जो एलिमेंट जाते हैं ना, ये पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम
एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये देखो फोर्थ पीरियड से जो है वो आपका क्या शुरू हो रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है। फोर्थ से शुरू हो रहा है, फिर फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा और सेवन्थ होगा। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने ये लिख दिया हुआ है। लाइक सपोज कि अगर मैं स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा, देख रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर डी ऑर्बिटल। बट ना कुछ लोग ना इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते थे, इवन कि मैं भी अपने टाइम पे कंफ्यूज कर जाता था कि ये क्या चीज़ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो जो है वो डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, तो ये भैया NS2 को आगे क्यों लिखा है। देखो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, ये ओनली एनर्जी बेसिस पे लिखते हैं। बट जब आपका अगर आप इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर झांक के देखोगे ना, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे, वहाँ आपका पहले आएगा, लेट सपोज कि ये है, पहले आपका आएगा 3D, फिर आएगा 4s। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या होगी, 3D अंदर और 4s बाहर। बट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस बेसिस पे होगी, पहले आपका 4s2 बढ़ेगा विद लोअर एनर्जी। ठीक है, ये हमने अपने 3 थ्योरीज में पढ़ा था ना, ऑफ वाउ प्रिंसिपल में पढ़ा था। इवन कि आप बोहर बुरी मॉडल पे भी निकाल सकते हो कि n+l की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो हम n को प्रायोरिटी देंगे। तो लोअर एनर्जी को पहले भरा, फिर 3D को भरा। मीन्स के क्या है, डी ऑर्बिटल जिसे हम ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। मैं बताऊंगा ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलते हैं। डी ऑर्बिटल जिसे हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, वहाँ ऑल दो द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल, बट द इलेक्ट्रॉन यू कैन सी हियर इज फिल्ड इन द पेनल्टीमेट शेल। जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल्ड कहाँ होगा, पेनल्टीमेट शेल में। पेनल्टीमेट का मतलब समझना, देखो ऑल दो कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ही लिखोगे कि आप 3D को बाहर रख रहे हो, दो चीज़ों को कंफ्यूज दिमाग में कभी नहीं करना। जो नेचर में एटम का स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार होगा। वो नहीं मानता है वो प्रिंसिपल कैसे लिख रहा है कैसे नहीं लिख रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है ना यार, वो फर्क नहीं पड़ता हमें। बट हेयर जो है 3D पहले होगा, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एंड देन आपका 4s आएगा। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो पहले लोअर एनर्जी शेल में भरेगा, मतलब 4s2 को पूरा भरेगा, देन फिर किसको भरेगा, 3D को भरेगा। ठीक है, आई गेस ये चीज़ आपको क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन सीरीज ले लेते हैं कि कैसी कैसी आती है इसमें। मैंने आपको बताया डी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपकी 4 सीरीज आती हैं। एक 3D आएगी, देखो यहाँ 3D आ रहा है ना। ठीक है, उससे अगले वाले में लोगे तो एक 4D आएगी, उसमें 5D आएगी, एक 6D वाली आएगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोर्थ पीरियड वाला जिसमें 3D आएगा। 4D आएगा फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में, सेवन्थ पीरियड में। ठीक है, एक एक्सेप्शन क्या, ट्रांजिशन सीरीज, मैंने कहा भी ट्रांजिशन सीरीज। भैया इसको ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोल रहे हो, ये सबमर्ज है। ये सबमर्ज है किसमें, एक ऐसे ब्लॉक में जो कि प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है, मतलब पूरा ही आयोनिक मान के चलो। और किसके बीच में, एक ऐसे ब्लॉक में जो प्रीडोमिनेंटली क्या है, नॉन मेटेलिक है। प्रीडोमिनेंटली मेटेलिक और प्रीडोमिनेंटली नॉन मेटेलिक के बीच में फंसा हुआ सबमर्ज ग्रुप जो है, उसको हमने कह दिया ट्रांजिशन सीरीज। कुछ बुक्स में मैंने ये भी पढ़ा है कि ट्रांजिशन सीरीज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव हाफ फिल्ड, हाफ नहीं कहूंगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इन्हें कह देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट जो है वो इस ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन सीरीज वाले कंसेप्ट को नहीं मानते, और उन्हें हम एक्सेप्शन मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आ जाती है, जिंक, Hg और Cd। इनमें क्या होगा, इनके डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे। चाहो तो आप इनके कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आई गेस मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ आ गया होगा चीज़। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में झोल मत करना। ठीक है, पर डी ब्लॉक में ना सिर्फ ऐसा ही नहीं है। देखो डी ब्लॉक जो है वो आता कहाँ से है, एक तो आपकी मैंने बताया 3D जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रहेगी, 4D आया जिसमें सेकंड
ट्रांजिशन सीरीज रहेगी, 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अभी कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो ये जो होगा ये Z होगा 21 to 38, सॉरी 30। स्कैंडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। उसके बाद आज आपका आता है 39 to 40। ठीक है, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हम लोग कॉपर को मान लेते हैं, कॉपर को, जिंक को, है ना, जिंक को एच, जिंक मैंने जिंक लिखवाया था ना, जिंक, Hg और कैडमियम, इनको क्या मान लेते हैं हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट तो मान लेते हैं, पर इनको ट्रांजिशन मेटल हम नहीं कंसीडर करते बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये आपका Z हो गया 39 to 40। इसके लिए आपका हो जाएगा Z 57 एंड Z 70 to 80, 72 to 80। इधर Z हो जाएगा 89 एंड यहाँ Z हो जाएगा 104 से 112। ठीक है, तो आपको पता है आई गेस कि Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो है कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ 10 एलिमेंट, यहाँ 10 एलिमेंट है ना, और ये मेरे ख्याल से 39 to 40 लिख दिया है, ये आएगा 39 to 48। 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें। बट इस रो में मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ डी ऑर्बिटल की, इस पूरे पीरियड में जो एटम्स हैं, है ना, ये जो एलिमेंट्स क्लासिफाइड हुए हैं वो सारे नहीं क्लासिफाइड हुए। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो सिक्स्थ सेवन्थ पीरियड है ना, इसकी हम सेवन्थ पीरियड की बात करें, ये हमारा सेवन्थ पीरियड है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एटम्स, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेडियो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मैंने आपको बताया एक सीरीज होगी 3D, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D, 5D एंड 6D, जिसमें Z ए पहले वाले में 21 to 30 होगा, अगला 30 से ऊपर जाओगे तो आप P ब्लॉक में जम कर जाओगे, 39 to 48, देन 57, और 57 के बाद 58, 59, 60, 70। देखो 57 है ना यहाँ तक, बाकी 58, 59 का आता पता नहीं है। तो 5D सीरीज में 58 से लेकर 73, जो कि कितने एलिमेंट्स हो गए, अगर मैं माइनस करूँ 73 माइनस 58, 14 आएगा आई गेस। 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज होता है, लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स होते हैं। 6D में कहाँ है, 89 को छोड़कर, 89 के बाद क्या है 90, और 90 के बाद 103, है ना, मतलब 14 एलिमेंट्स क्या है हमें नहीं पता, ये तो डी ब्लॉक में जंप ही नहीं कर रहे हैं, डी ब्लॉक में है नहीं तो है कहाँ, वो है एफ ब्लॉक में। और ये कौन सी सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज। तो देखो क्या समझ आया से, यहीं से इन्हीं के बीच में से पीरियोडिक टेबल है ये, थोड़ा दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ये है फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड दिस इज सेवन्थ पीरियड। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ पीरियड में क्या देख रहे हो, 57 एलिमेंट, Z 57 जो है वो 5D के अंदर है, मतलब डी ऑर्बिटल में। बट उसके बाद तो डी ऑर्बिटल में 58 से लेकर 73 है ही नहीं, तो वो कहाँ गए। उसके बाद देख रहे हो अगले पीरियड में 89 तो है, 90 के बाद 90 to 103 तो है ही नहीं। तो ये दोनों क्या होते हैं, देखो ये Z 57 होता है लेंथेनॉइड, Z 89 मतलब Z मतलब समझ रहे हो ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z 89 क्या होता है आपका, एक्टेनॉइड। तो इन 57 और 89 मींस लेंथेनॉइड और 89 एक्टेनॉइड, इनके आगे वाले 14 एलिमेंट्स इसके और इसके डी ग्रुप एलिमेंट से बाहर चले जाते हैं, डी ब्लॉक से बाहर चले जाते हैं, और एक अपना एक अलग निर्माण हमने उसको क्लासीफाई फॉर आर सेटिस्फेक्शन की, हम अपनी ईजी के लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बाहर कर देते हैं। इन एलिमेंट्स को, ये जो 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड के बाहर किए हैं, यही आपके अलग से क्या नजर आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पे पहला क्या होता है लेंथेनॉइड सीरीज, अगली होती है एक्टेनॉइड सीरीज, 14 एलिमेंट्स इधर, 14 एलिमेंट्स इधर। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, यहीं से आपके निर्माण होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का निर्माण के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, देखो मैंने क्या लिख दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करने के अलावा मैंने क्या किया है, बजाय मैंने लिख दिया है एक जगह पे। तो जनरली जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था ना,
तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली चीज़ें जो है वो उसकी लो आयनाइजेशन चीज़ डिफाइन कर रहा है। तो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल जो है एक वास्ट, एक ओपन, एक ब्रॉड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट इनको पॉसिबल होते हैं शो करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज इनमें बढ़ जाती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डी ऑर्बिटल की वजह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल ओपन सा ऑर्बिटल है, वास्ट ऑर्बिटल है ना, एक दो तीन चार और पाँच। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पेयरिंग थी, हमने एक्साइटेशन करा दी, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और उसके बाद क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या है, कॉज ऑफ कलर, है ना, कलर्ड कंपाउंड। उसके बाद क्या था, गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। मोस्टली अपने कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे ना, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आगे जाके पढ़ोगे, तो वहाँ पे कॉपर के बहुत सारे आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जिंक के मिलेंगे, कोबाल्ट, मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बेसिकली डी ऑर्बिटल्स पे ही बेस्ड है। उसमें क्या होता है, इनके पास जो होता है जैसे एन एच जेड एन एन एच फोर एन एच थ्री फोर है। तो एन एच थ्री ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। ठीक है, यहाँ से ये, बट ये जिंक ले तभी पा रहा है जब इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसी वजह से इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अच्छी टेंडेंसी होती है। ठीक है, एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, वही बात आ गई। ठीक है, एग्जिबिट एम्प्टी डी ऑर्बिटल इनके पास मस्त प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और शफल कर सकते हैं, जिस वजह से दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि आप अगर आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि कैसे इन्होंने एक्साइटेशन करके दो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर ली। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ देयर डी ऑर्बिटल। कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। निकल आपने बहुत जगह सुना होगा, प्लेटिनम आपने अगर फ्यूल सेल पढ़ा है तो उसमें पता होगा आपको कि हाइड्रोजन का जो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन का जो है फ्यूल की तरह से यूज़ करते हैं, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और पॉल्यूशन नहीं करता है। तो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वो बेसिकली इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो उन केसेस में प्लेटिनम जो कि बड़ा प्रीशियस एलिमेंट होता है उसके बहुत, नॉट इवन सिर्फ उस जगह में, मैं जस्ट एक केस बात कर रहा हूँ, ये एलिमेंट जो है तमाम जगह एज अ कैटलिस्ट मौजूद रहता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, है ना, ये सब चीज़ें आपने हज़ारों जगह सुनी होंगी एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली किस तरह के यूज़ होते हैं, एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जो कि क्या है, n-2, F1 to 14, n-1, D0 से 2, NS2। ठीक है, उसके बाद मैंने किसकी बात कर ली स्पेसिफिकली, लेंथेनॉइड सीरीज़ की और 5F एक्टिनॉइड सीरीज़ की। तो लेंथेनम से आगे जितने भी एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट जो हैं वो आपके क्या आते हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट में आ जाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। एक्टिनियम के आगे जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एक्टिनॉइड सीरीज में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रहती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ ऐसी रहेगी और इसकी देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर हो रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। एफ ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एफ ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ब्लॉक में ऐड होगा। ठीक है, जिस वजह से क्या रहेगा, अब देखो एफ ब्लॉक कहाँ है, ऑल दो जो है 6s जो है सबसे बाहर रहेगा, 5d उसके अंदर और 4f। बट हम क्या कह रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कहाँ कर रहा है, 4f में। मीन्स कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, तो ये कौन से शेल में हो रहा है, एंटी पेनल्टीमेट शेल। डी ब्लॉक में क्या करके आए, पेनल्टीमेट शेल, यहाँ क्या होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एडअप होगा। ठीक है, दूसरा जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। वाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज एक ट्रांजिशन सीरीज तो था ही डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर भी इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांजिशन सीरीज बना दी। तो उसको क्या कहते थे हम, इनर ट्रांजिशन सीरीज। जो क्या होता है, एंटी पेनल्टी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने पड़ी है। ठीक है, पीरियड देखो क्या बताया था मैंने, सिक्स्थ, यहाँ देखोगे ना, पीरियड एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। तो इस थर्ड ग्रुप में यहाँ 57, ये कौन सा था, लेंथेनम था यहाँ सिक्स पीरियड में था लेंथेनम, सिक्स पीरियड और थर्ड ग्रुप में। उसी के नीचे था एक्टीनियम, एक्टीनियम
जो कि था 7th पीरियड में और 3rd ग्रुप में ही। ठीक है, तो देखो पीरियड किससे डिफाइन होगा, लास्ट लास्ट से। ये देखो ये बताएगा आपका पीरियड। तो 6th पीरियड लेंथेनॉइड्स, अगर एलिमेंट जो 7th पीरियड में एंटर कर रहा है तो वो एक्टेनॉइड एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वो फिक्स रहेगा 3rd ग्रुप, क्योंकि बेसिकली हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस 3rd ग्रुप में पड़े ये दो सीरीज को उठाकर एक अलग से एफ ब्लॉक बना दिया। ठीक है, तो ये सीन रहता है इनका। ठीक है, आई गेस ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपको कई बार डाउट भी हो जाता है तो आप वो खुद भी ड्रॉ कर सकते हो 1s 2s। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कुछ नहीं, डी ब्लॉक से निकले हैं तो डी ब्लॉक तो ऐसे ही ऑलमोस्ट जो है वो फीचर्स एग्जिबिट करेंगे। हैवी मेटल होंगे विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एग्जिबिट करेंगे वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f एंड 5f 5d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स। 4f क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दे फॉर्म कलर्ड आयंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, राइट। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और वही सब चीज़ें जो है वो डी ऑर्बिटल की रिपीट होकर आ रही हैं। एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है एलिमेंट्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। एक्टिनॉइड्स मैंने कहा क्या था, 7 पीरियड का हम लोग बेसिकली पढ़ते नहीं है। 7 पीरियड्स के एलिमेंट नाम है इसके, बहुत ज़्यादा कोई इसके स्टडी करते हैं क्योंकि बेसिकली रेडियो एक्टिव चीज़ रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक टर्म अपने दिमाग में रख लेना कि क्या होता है, यूरेनियम के बाद मोस्टली एलिमेंट जो थे ना, यूरेनियम के बाद मोस्टली एलिमेंट जो थे वो विद द केमिकल रिएक्शंस आए थे, फॉर अ फ्यू सेकंड्स आए थे। ठीक है, उस यूरेनियम को अलग अलग पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कराया और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट बना जो वो रेडियो एक्टिव ही था मोस्टली, और वो कुछ टाइम के रहा, उसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स मिले थे। तो आफ्टर यूरेनियम जो भी एलिमेंट्स आए हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कह के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम मीन्स आफ्टर यूरेनियम। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। अब हम लोग फिजिकल ट्रेंड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अब पीरियोडिसिटी की, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हमें पता चल गया कि कोई प्रॉपर्टी एट अ रेगुलर इंटरवल क्यों रिपीट कर रही है, बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। और एटॉमिक नंबर भी क्या, विद हम जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखते हैं तो क्या होता है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट करती है तो वो एलिमेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसके बेसिस पे हम रख देते हैं, और उसी बेसिस पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो जाती है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या है, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, different atoms have different types of atom have same electronic configuration, and these kind of elements are put inside the same group, thus they have similar केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पता चल गया। अब हम ना वेरियस फिजिकल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फिजिकल ट्रेंड्स जो कि क्या होंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिसिटी, बेसिकली इन सब चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइज ऑफ एटम की। ठीक है, मीन्स कि आपका पीरियोडिसिटी जो है वो कैसे डिफाइन करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम बेसिकली पहले बात तो होता क्या है। ठीक है, साइज ऑफ एटम होता है द डिस्टेंस of an electron from its center of nucleus, and this is termed as atomic radius. ठीक है, आई गेस ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। बट क्या होता है ना, जब हमने एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना शुरू किया ना, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू, एटॉमिक रेडियस निकालना बड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो था वो निकालना बहुत डिफिकल्ट था। उसके तो क्या आया क्वेश्चन, कई बार आ जाता है पेपर में, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस निकालना पॉसिबल क्यों नहीं है। बिकॉज अगर आप उसका आंसर लिखोगे तो उसमें सबसे पहले कॉज आता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो उसको लोकेट करना, उसे पता लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एटम विच इज़ नियरली 1.2 एंगस्ट्रॉम, जनरल के ले रहा हूँ, तो इतने स्मॉल एटम का साइज निकालना, एटॉमिक रेडियस निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, दूसरा कॉज अगर मैं बात करूँ कि वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सम एलिमेंट,
तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पिक्चर होता है ना, प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप पता लगाओगे ना, तो क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जब आप वेरियस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का फाइंड करोगे, तो आप पाओगे ना कि वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इवन कि बहुत बहुत दूर, आर वेरी वेरी लार्ज पर भी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जब हम जीरो नहीं कह पाते, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर पा रही कि भैया इलेक्ट्रॉन है कहाँ। मैंने एटॉमिक रेडियस क्या कहा, इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, बट हमें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूर, वेरी वेरी ग्रेट पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है एट अ वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, प्रेजेंस के हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन को है लोकेट करना और उसका एटॉमिक रेडियस बताना बहुत डिफिकल्ट है। तीसरा कॉज हमारा प्रॉब्लम जो खड़ा होता है, वो एक एटम का अगर रेडियस निकालना है, एटॉमिक रेडियस, तो एक सिंगल एटम को हमें क्या करना पड़ेगा, एटम को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट सिंगल एटम को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ऐसा, अगर आप एटम के अंदर देखोगे ना, तो एटम ऐसा नहीं होता कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन ई बनाएगा और आपको नजर आ जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन में, अगर आप किसी अच्छे माइक्रोस्कोप पे एटम की स्टडी करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं स्टडी आएगा कि आपका हमने इलेक्ट्रॉन बना जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो बेसिकली रिसर्च में कहा गया है कि वो एक क्लाउड की तरह होता है, ठीक है, वो एक क्लाउड की तरह होता है, ऐसा बादल जैसा। आपने पढ़ा होगा ना कि डबल बॉन्ड के ऊपर ये जो है अब बिलो एंड अबव ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लाउड होते हैं, क्लाउड होते हैं इलेक्ट्रॉन के, है ना। तो ऐसे ही क्लाउड होता है। तो ये क्लाउड जो है, ये किसी किसी के इन्फ्लुएंस में, देखो पहली बात तो इसे डी अटैच करना, जब जिसको देखना ही पॉसिबल नहीं है, अलग देखना ही पॉसिबल बड़ा मुश्किल है एटम को, है ना, उसको आप रिलोकेट कर लो, उसको अलग निकाल लो, है ना, तो उसके बाद उसे वेरियस इन्वायरमेंट के फैक्टरों से बचाना, है ना, क्योंकि क्या होगा, उसकी शेप जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में कभी ऐसी रहेगी, कभी वो ऐसी हो जाएगी, है ना। बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लाउड चेंज होता रहेगा, शेप जो है उसको आप पर्टिकुलर लोकेट नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस निकालना बड़ा टफ हो गया। इसलिए हमारे पास कोई चारा ना होने के बावजूद हमारे पास, हमने कहा कि अगर आपको एटॉमिक रेडियस निकालना ही है कि भैया आ गया, तो आप निकालते हो इफेक्टिव इफेक्टिव साइज ऑफ एन एटम, जो कि क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एनी अदर एलिमेंट। देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मीन्स कि क्या होता है कि किसी एटम को हमने क्या कर दिया, किसी के दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच में लाए, और वहां से जो है दूसरे तरीके से जो है हम लोग इफेक्टिव साइज ऑफ एन एटम, जो कि इन्फ्लुएंस में तो रहा, अब देखो इन्फ्लुएंस हम नहीं हटा पाए, तो उसी के बेसिस पर हमने क्या किया, स्टडी करने का एक तरीका फाइंड किया, विच इज इफेक्टिव साइज ऑफ एन एटम। और वो किस पे बेस होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक एटम है और दूसरे एटम को जोड़ा, उसके बाद क्या किया, हमने निकाल लिया कि भाई इसका इतना हो सकता है, इतना, इसका इतना हिस्सा हो सकता है, दूसरे का इतना हिस्सा हो सकता है। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, एटम का साइज फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हम वेरियस स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, तो क्या करें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में यूज करके इफेक्टिव एटॉमिक साइज जो है वो हम पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेट्स सपोज कि कोई होमोन्यूक्लियर एटम है ना, तो क्या कह देते हैं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, कोई नहीं पूछता कि आप डेफिनेशन लिख के दिखाओ, ठीक है। इस चीज़ की आज तक ना स्कूल में कहीं भी डेफिनेशन नहीं पूछे जाते। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, इनकेस आप नोट करना चाहते हो आप नोट कर लेना। तो इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, है ना। इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द हाफ डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, नहीं यार कैसे कहेंगे, तो कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट रेडियस जो है ना, आर रेडियस, आर जो है रेडियस कोवलेंट अगर मैं बात करूं, तो इट विल बी हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अगर जो है कोवलेंट में क्या हो जाता है, अगर ये आ जाए हेट्रो एटम्स आ जाए, अलग अलग एटम आ जाए, और कुछ ऐसा है ना, तो उसके लिए हमारे पास निकालने का आर कोवलेंट एक फॉर्मूला है, RAA प्लस RBB माइनस 0.09 रूट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया।
रेडियस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपको पता चल गया क्या। वॉल रेडियस जो है वो बेसिकली सॉलिड स्टेट्स में देखा जाता है ना, सॉलिड हो चीज़, और नोबल गैसेज में तो प्रिडोमिनेंटली देखा जाता है। तो लेट सपोज मैंने कोई दो होमो एटम ले लिए और ये दूसरी जगह दो होमो एटम है, ठीक है, इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इसके बीच में भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं वेंडरवॉल रेडियस की बात करूँ ना, तो वो इस पास वाले दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस से निकला हुआ एक रे, उस हाफ को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेंडरवॉल रेडियस। आप इसको अपने टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स विच आर जॉइंटेड विद अदर टू विद अदर एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव टू ईच ऑफ देम। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये अपने से जुड़े हुए हैं, ये अपने से जुड़े हुए हैं, बट इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है ना, उस डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, वेंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो आर हो गया वेंडरवॉल रेडियस। उसके बाद आपका आ जाता है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो क्या होता है आपको ना, जो मेटल जब बनता है ना, तो मेटल के अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो ना, तो ऐसा नजर आता है, देखो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कुछ ऐसा नजर आता है, पॉजिटिव 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 होता है। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज सोडियम है, तो हर पॉजिटिव चार्ज के पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा मेटेलिक बॉन्ड में। ठीक है, और क्या होता है इस पॉजिटिव चार्ज जो पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हैवी चार्ज। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मेटल में क्या होता है, मेटेलिक क्रिस्टल होता है। मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे डिफरेंट मेटल में डिफरेंट एटम्स जो है वो जॉइंट हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो, अगर मैं आपको डिफाइन करूँ मेटेलिक बॉन्ड को, तो मेटेलिक बॉन्ड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ द हाफ डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर, इट इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, और ये जो मैंने आपके सामने मॉडल ड्रॉ किया है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन सी गैस मॉडल है, जिसमें क्या होता है, ये इसने एक पूरे मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन किया है। ठीक है, जहाँ पे किस तरह एटम्स जो हैं वो कैसे जो है वो एक मेटेलिक बॉन्ड में बाउंड होते हैं। एक हैवी पॉजिटिव करनाल होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का गुच्छा उसके अराउंड होता है। ठीक है, और क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड इसी को कह देते हैं। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, अगर एक और बार आपने नोट डाउन करना है कि इट इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, इट इज़ द it is the internuclear distance, it is the half of internuclear distance। मैं दोबारा मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन कर रहा हूँ, इट इज़ द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, ऐसे समझ आई, शायद मैंने हाफ नहीं बोला शुरू में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर जगह जो है वो हाफ ही हो रहा है। ठीक है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ना, एक बात याद रखना, दीज आर वीकर इन कंपैरिजन टू व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं इन रेडियस को कंपेयर कर लूँ ना, तो सबसे बड़ा रेडियस जो होगा वो आपका वेंडरवॉल का होगा। उसके बाद जो आपके कोवलेंट होंगे वो आ जाएगा, मेटेलिक होगा वो आ जाएगा, और उसके बाद आपका आएगा कोवलेंट। ठीक है, वी एम सी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ कह रहा हूँ, रेडियस के बारे में। ठीक है, तो क्या हो गया, दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक पढ़ा हमने, तीन चीज़ें पढ़ी, कोवलेंट, वेंडरवॉल और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, या आई गेस तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। हर चीज़ में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो हाफ रहेंगे। शायद मैंने मेटेलिक बॉन्ड में पहले स्टेटमेंट जब बोले थे उसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम नहीं बोला था इन मेटेलिक क्रिस्टल, तो वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपको ये याद रखना कि वेंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद आपका कोवलेंट रेडियस। तीसरी चीज़ जो है मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं इन कंपेरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो वीक होंगे वो ज़्यादा दूर होंगे, उनका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, आई गेस ये सब क्लियर हो गया। तो अगला टॉपिक मैंने लिख दिया वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की वजह से जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं या पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उस चीज़ पे जंप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ हमने पढ़ा रेडियस जो कि कोवलेंट का, और एक चीज़ पढ़ा हमने रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना कि अगर कोई बात करेगा एटॉमिक रेडियस की ना, और आपको बात करेगा किसकी, कोवलेंट रेडियस की, है ना, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हमेशा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू कोवलेंट रेडियस, क्योंकि आपको पता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग होती है 50%, और ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है, तो ये आपका बनता है कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से। बट एटॉमिक रेडियस में कहीं ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो है
वो आपका बॉन्ड जो है वो एटॉमिक रेडियस का बड़ा होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब वेरिएशन इन एटॉमिक साइज की बात करता हूँ, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, आप उसकी तरफ अभी मत देखो, अभी मेरी बात सुनो कि क्या होता है। अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी हम लोग बात करें डाउन द ग्रुप जाने का, सॉरी सॉरी अलॉन्ग द पीरियड जाने का। अलॉन्ग द पीरियड हमने क्या किया, दूसरे पीरियड की स्टडी की साइज की वेरिएशन की, ठीक है। तो हमने ये पाया, देखो ग्राफ कुछ ऐसा शो कर रहा था, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर डाउन 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 जा रहा है, कार्बन तक डाउन जा रहा है, नाइट्रोजन तक डाउन जा रहा है, यहाँ एक अनइवन जंप आया और फिर ये फ्लोरीन जो है फिर से वो जो है नॉर्मल पे लाया, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे क्या पाओगे यहाँ कि ना, जो साइज का डिक्रीज है वो दो चीज़ों की वजह से, एक तो अलॉन्ग द पीरियड घूम रहे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो वो उनका होल्ड ऑन न्यूक्लियस होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो एक और फैक्टर काम करता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो शायद मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी बताया है, अगर नहीं बताया है तो बाद में समझ लेना। बट क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, मैं वैसे आगे भी चल के बताने वाला हूँ, बट क्या होता है ना, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो अलोंग द पीरियड नहीं काम करती है, ये समझ लो। जैसे ये समझ लो कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम ऑर्बिटल में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना तब एक्टिव नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ शील्डिंग इफेक्ट वाला काम दिमाग में याद रखना। मोस्टली शील्डिंग इफेक्ट जो है डाउन द ग्रुप जाते वक्त नजर आएगा जब आप डिफरेंट शेल्स में, है ना, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हो या डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन भरते हो, ठीक है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पर एक होंगी और एक होगा आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आपके देख रहे हो यहाँ जो है अलोंग द पीरियड जाते रहते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाती है अनटिल एंड अनलेस नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का साइज हमने क्या देखा, इंक्रीज इन साइज हुआ। हम बहुत कंफ्यूज है कि भाई साइज क्यों इंक्रीज हुआ। फिर हमने इन दोनों की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 1s2 2s2 2p3 और इसकी 1s2 2s2 2p4। तो हमने पाया कि यहाँ जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जी, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, और यहाँ आया जो है उस इलेक्ट्रॉन को आके इसने क्या कर दिया, वो जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी थी अच्छी खासी उसको इसने ख़राब कर दिया। तो उसको ख़राब कर रहा है उस पीरियड पर क्या करेगा, जो एटम है आपका, है ना, वो आपका रिपेल करेगा कि भाई तू ना इलेक्ट्रॉन लेके ना, तू स्टेबिलिटी ख़राब कर देगा नाइट्रोजन वाली चीज़ों, तू आएगा तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को ख़राब कर देगा। तो नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, बट यहाँ क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर गई। और क्या कॉज किया इन्होंने, इंक्रीज इन साइज। नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा बट एक अपना छाप छोड़ देगा, क्या, उसके आते वक्त जो रिपल्शन कर रहा था इलेक्ट्रॉन अंदर वाला कि भाई मेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड को खराब ना कर, उसकी वजह से साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाओगे तो फिर वही न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट कर देगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को और साइज जो है वो डिक्रीज इन साइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला आपका आ जाता है फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। नियॉन मैंने आपको बताया कि सारे नोबल गैसेस में वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वेंडरवॉल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है नियॉन का बॉन्ड जो है वो अलग ही लेवल पर ऊपर चला जाएगा, जो कि यहाँ कंपैरिजन के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, जल्दी से बता देता हूँ। ये हमने बात कर दी अलॉन्ग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो भी दो फैक्टर्स आते हैं। डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, वही पुराना वाला कंसेप्ट है ना कि क्या हुआ, डाउन द ग्रुप जाओगे न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। बट साथ में क्या होगा, शेल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे, है ना। पहले 1s1 था लेट सपोज, है ना, 1s1 था, 1s1 तो नहीं, वन लेट सपोज लिथियम का 1s2 2s1 था, फिर नीचे गए 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। सो क्या चीज़ होता है, डाउन द ग्रुप हमने कहा कि साइज जो है वो कम होगा नहीं, साइज इंक्रीज करा जा रहा है, मतलब शेल वाला पार्ट या एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज वाला पार्ट जो है वो डोमिनेट कर ले रहा है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। तो न्यूक्लियर चार्ज भैया रह गया पीछे, शेल या एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज की वजह से जो है वो डाउन द ग्रुप साइज जो है वो वेरिएशन क्या पढ़ेंगे हम, साइज जो है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ये चीज़ समझ। अब अगला टॉपिक जो है वो है आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयनिक रेडियस क्या होता है,
आयनिक रेडियस की मैं बात करूँ तो होता है इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आयन, फ्रॉम सेंटर ऑफ आयन अप टू विच इट कैन इन्फ्लुएंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आयन अप टू विच इट कैन इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड द एटॉमिक, इट इज कॉल्ड द आयनिक रेडियस। तो अब हम लोग जो है ना जनरली जल्दी जल्दी ना बात कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। चीज़ बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज़ आपका लेके चलूँगा एनायन, दूसरा चीज़ लेके चलूँगा न्यूट्रल, तीसरा चीज़ आपका लेके चलूँगा लेट सपोज इटायनिक ना, इटायनिक। तो एनायनिक मीन्स नेगेटिव चार्ज। लेट सपोज किसी एलिमेंट के पास ए नेगेटिव, मान लो उस ए का जो है वो जेड है 10, जेड 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। मैंने कह दिया ए नेगेटिव, यहाँ ए न्यूट्रल और एक पॉजिटिव। तो अगर आप मेरे को बताओ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9, प्रोटॉन हो गया 10। तो आपको पता है जो प्रोटॉन है वो डायरेक्टली किस पे क्या हमें क्या देता है, हमें देता है न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रोटॉन जो देता है हमें न्यूक्लियर चार्ज है ना, प्लस जेड ई न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का होल्ड ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और उतना ही कम साइज। तो हम क्या करेंगे इन केस इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन एटम, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि क्या रहे आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लीस्ट रहे, ठीक है। मीन्स क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो क्या रहे, अगर ये प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो ज़्यादा आए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जो रहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखो यहाँ क्या है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो 10/11, यहाँ पे 10/10 और यहाँ 10/9। तो सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो इसका साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा। यहाँ 10 प्रोटॉन जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करके छोटा सा कर देंगे। यहाँ देखो कुछ नहीं है, 1 आ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। एनायनिक स्पीशीज में देखो 10 ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जिनको होल्ड करना है वो क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 प्रोटॉन बड़े सारे 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में थोड़ा सा असक्षम होंगे। तो ए नेगेटिव जो है वो कुछ इतना बड़ा होगा, ए जो है वो इतना बड़ा होगा, और ए पॉजिटिव जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि साइज का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को है ना, मतलब समझ लो कि ऐसे समझ लो कि 10 लोग हैं और 11 कुत्तों को पकड़ना है, कुत्तों का एग्जाम्पल दे दिया। तो एक आदमी के पास 2 कुत्ते आ जाएंगे जिसे पकड़ना मुश्किल होता जाएगा, वो थोड़ा दूर भाग जाएगा और साइज को इंक्रीज कर देगा। जबकि यहाँ देखो प्रोटॉन को मान लो लोग और इलेक्ट्रॉन को मान लो कुत्ते, तो 10 प्रोटॉन मतलब 10 लोगों को 9 कुत्तों को पकड़ना है, तो वो आराम से पकड़ लेगा, है ना, पकड़ा हुआ आराम से। 9 ही कुत्ते हैं, 10 लोग हैं, मान लो घेरा बनाया हुआ, आराम से रोक लेंगे। बट वहीं अगर अब 10 लोग 11 कुत्तों को पकड़ें, थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, टफ होने की वजह से साइज जो है वो बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव केटाइन में जो है साइज घट जाएगा। तो साइज ऑफ सेम एटम अगर है, ये तो अगर आपका हो गया सेम एटम, अगर दूसरे एटम भी आ जाते हैं ना, डिफरेंट एटम भी आ जाते हैं, तो हमेशा हमें P/E रेशियो निकालना है, ठीक है। P/E रेशियो हमेशा निकालनी है, विच विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे N-3 है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना। तो अगर मैं साइज की बात करूँ तो देखो प्रोटॉन यहाँ पे कितना रहेगा, 7 8 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10 और इसके पास भी 10। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो साइज की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि 10 वाला कंसेप्ट। यहाँ 7 लोग 10 कुत्ते पकड़ रहे हैं, 8 लोग 10 कुत्ते, 9 लोग 10 कुत्ते। तो 7 लोग 10 कुत्तों को बड़ी मुश्किल से पकड़ पाएंगे। तो N-3 का साइज बहुत ज़्यादा होगा। फिर 8 लोग 10 कुत्तों को थोड़ी सहूलियत से एज़ कम्पेयर टू दिस पकड़ पाएंगे। तो ये और यहाँ तो बड़ी आराम से 9 लोग हैं और 10 कुत्ते पकड़ने हैं। तो इनके कंपैरिजन में भार इस पे कम है, तो एफ का साइज जो है वो कम हो जाएगा। आराम से पकड़ लिया और अपने जकड़ के रखा हुआ, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगी चीज़। आगे हम लोग अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डायगोनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वही जो है इस चैप्टर की जान है।
मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ में से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। एक ये आयनिक रेडियस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कौन से फार्मूले हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इम्पैक्ट डालते हैं, डायगोनल रिलेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चैप्टर का, और वो अगले लेक्चर में हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।